पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार के पूर्व डीजीपी डीपी ओझा नहीं रहे। उनके निधन से पूरे बिहार में शोक की लहर है। क्यों बिहार की जनता डीपी ओझा को इतना पसंद करती थी? क्यों लोगों के दिलों में उनकी छवि एक महज अधिकारी से अलग थी? यह जानने के लिए हमारे साथ बैद्यनाथ चौधरी और प्रोफेसर विजय कुमार हैं। हम इनसे समझेंगे और जानेंगे कि क्यों डीपी ओझा की इमेज अपराधियों को बिहार में नेस्तनाबूद करने वाले अधिकारी के रूप में थी, जिन्होंने शहाबुद्दीन जैसे अपने ज़माने के कद्दावर शख्सियत को भी कानून के आगे झुकने को मजबूर कर दिया था। तो हम समझते हैं प्रोफेसर विजय कुमार से। डीपी ओझा नहीं रहे, ये सुनने मात्र से हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। डीपी ओझा साहब को हम लोग 1974 के ज़माने से जानते हैं। हम लोग आंदोलन में थे, जयप्रकाश आंदोलन में थे। जाहिर है कि डीपी ओझा हम लोगों के खिलाफ की ताकत के साथ थे। हम लोग उस ज़माने में नारे लगाते थे, पुलिस हमारा भाई है, उनसे नहीं लड़ाई है। और तब तलाशते थे कि पुलिस पदाधिकारियों के बीच भाई जैसा व्यवहार करने वाला कोई पदाधिकारी तो मिले। तो उसमें से डीपी ओझा का एक नाम सामने आता था। कोई व्यक्तिगत बहुत लगाव नहीं था, बहुत परिचय भी नहीं था, लेकिन जानकारी जितनी हम लोग पास छनकर आती थी तो उसमें से एक ऐसे पुलिस पदाधिकारी की पहचान उभरती थी जो ईमानदारी के कारण लोग उनकी चर्चा करते थे, कानून के अनुसार चलने वाले पदाधिकारी के रूप में मानते थे। और यही वो कारण होता था जब हम लोगों को हम लोग अपने को डीपी ओझा के करीब देखने लगते थे कि नहीं, ये आदमी कानून से चलेगा और बिहार सरकार तो कानून को तोड़ते रहती है। कानून तोड़ने वालों को लेकर कैसा रवैया था उनका? बहुत ही सख्त। और हमको लगता है कि सख्ती नहीं था, बहुत बुद्धिमानी से काम करते थे। लेकिन सत्ता तो चतुर और चालाक होती है। सत्ता में जो अक्सर अन्य ईमानदार पदाधिकारियों का हश्र होता है, वो दुर्गति पूरा करने का काम तत्कालीन सत्ता ने डीपी ओझा के साथ भी किया। और आज जब वो नहीं है हमारे बीच, तो हम उनको देखते हैं कि आज समाज में प्रेरणा। क्या वो वाकया बताएंगे जब उनकी और सत्ता की ठन गई आपस में? वाकया तो सब बहुत चर्चित वाकया है कि शहाबुद्दीन साहब ने अपने इलाके में उस ज़माने में छात्र आंदोलनों के उभरते युवा नेता चंद्रशेखर की हत्या कराई थी, एक पत्रकार की हत्या हो गई थी, और तमाम तरह के आरोप, अपहरण के आरोप, सब कुछ उन पर थे। और बहुत सर्वविदित था कि सत्ता के शीर्ष के जो लोग हैं उनके साथ उनकी गलभैयाँ है, उनका संरक्षण प्राप्त है। उस परिस्थिति में जब पूरे बिहार में लालू जी को बहुत ही व्यापक जन समर्थन हासिल था, उस ज़माने में लालू जी के इस तरह के आचरण को केंद्र में रखकर कोई शहाबुद्दीन पर कार्रवाई करे। क्या कार्रवाई की थी? ये छोटी घटना। क्या कार्रवाई की थी? कार्रवाई में तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई थी, गिरफ्तारी भी उसमें से एक शामिल। गिरफ्तारी हुई थी? जी जी। तो शहाबुद्दीन गिरफ्तार होंगे तो कोई सोच भी नहीं सकता था उस ज़माने में। और ये मानकर चलते थे लोग कि अपराधियों का राज चलता है। तो उस परिस्थिति में डीपी ओझा साहब ने जो हिम्मत दिखाई, वो बड़ी चीज़ है। और ये कोई ऐसा नहीं कि लालू जी के राज में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि लालू से भी उन्होंने कानून की रक्षा के लिए पंगा ले लिया था। हाँ, ये तो लिया ही था। लालू के पहले भी वो इस तरह के कामों में लगे रहते थे। वो वाकया भी बताइए। ये वाकया आपको बैद्यनाथ बाबू बताएंगे, ज़्यादा सही। हमारे साथ बैद्यनाथ चौधरी जी भी हैं। हम इनसे समझते हैं कि लालू से पहले उन्होंने किन किन मुख्यमंत्रियों से पंगा लिया था। नहीं, लालू जी की घटना तो ये बाद की घटना है। उससे पहले समस्तीपुर ज़िले के वो एसपी हुआ करते थे और एल एन मिश्रा उस समय रेल मंत्री थे भारत सरकार के।
इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और रेलवे स्टेशन पर ही जयंती जनता ट्रेन को हरी झंडी दिखाना था, वहीं पर बम ब्लास्ट हुआ और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। उस केस में एसपी रहते हुए उन्होंने जो जिन जिन लोगों के ऊपर संदेह व्यक्त किया, जिसमें बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे, और जिसका नतीजा हुआ कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री बने, समस्तीपुर से जब बतौर एसपी से उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो 15 वर्षों तक कहीं भी उनकी पोस्टिंग नहीं हुई। वो बीएपी के समादेष्टा बन के और दूसरे पदों पर, मान लीजिए एकदम 89 में जब सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने, तब उनकी पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में हुई। समस्तीपुर में एसपी के पोस्टिंग के बाद क्षेत्र में पहली पोस्टिंग 89 में हुई, 15 वर्षों के बाद। तो और पोस्टिंग के बाद क्या किया उन्होंने? नहीं, वो पोस्टिंग हुई, मान लीजिए तब तक वो डीआईजी। पोस्टिंग के बाद जब उनकी पोस्टिंग हुई दोबारा, तो फिर वो अपने पुराने रॉ का मतलब कोई ऐसा नहीं। उनका ये मानना था कि आज के पदाधिकारियों को नसीहत किसी चीज़ का ओथ लेते हैं तो वो नियमानुकूल आचरण व्यवहार, और एसपी होने के नाते या बड़े महानिदेशक भी रहे। शहाबुद्दीन के बारे में और उनके कैसे उन्होंने कार्रवाई की, इसके बारे में लगभग हर कोई जानता है। और किन अपराधियों के खिलाफ? और जहाँ भी उनके संज्ञान में जो भी मामले आए वो सारा फाइल रहता है, वो भी आज जांच हो। एक बड़ी बात होती है, इसके माध्यम से आज आपने प्रसंग छेड़ा है, बड़े बड़े पदाधिकारी जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होते हैं, किसी पदाधिकारी के सुपरविजन किए गए निर्णय का रीसुपरवाइज करिए तो सारी सच्चाई पता चल जाएगी। जो भी एसपी हो, आईजी हो, डीएसपी हो, डीआईजी हो, जो भी बड़े पदाधिकारी जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है, वो जिन घटनाओं का सुपरविजन करते हैं, उनका यदि रीसुपरविजन हो जाए तब सच्चाई सामने आ जाए। कहा जाता है कि लालू यादव से जब उनकी ठन गई तो लालू यादव ने 2 महीने पहले उन्हें डीजीपी से हटवा दिया। इस बारे में क्या? नहीं, वो इसलिए ठन गई कि तब जब मंडल कमीशन के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक सारा खेमा जात के आधार पर चर्चाएं होती रही, लेकिन डीपी ओझा वो व्यक्ति थे जो वो न जात की न धर्म की बात, जो नियमानुकूल होगा तो अपना से अपना आदमी भी होगा, यदि नियम उसके विपरीत जाता है तो विपरीत ही निर्णय होगा। ये खासियत रही, यही उनका परिचय रहा। इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने में जिन उनके जैसे और भी बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी रहे हैं, जो नियमों को तोड़ने वाले लोग नहीं रहे, चाहे वो कितने रसूखदार लोगों के का सानिध्य मिले या उनको पहचान। दीपक, मैं बता दूं कि डीपी ओझा चर्चा में एक ही बार आए जब शहाबुद्दीन के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। शहाबुद्दीन बहुत बड़ा नाम, बिहार में उनकी सब नहीं तो कम से कम सिवान में समानांतर सत्ता चलती थी। किसी दूसरी पार्टी के दफ्तर पर भी पार्टी का झंडा नहीं टांग सकता था कोई। सोचिए, केवल शहाबुद्दीन आरजेडी के नेता थे तो आरजेडी का ही झंडा पूरे शहर में दिखेगा। अगर बीजेपी का दफ्तर है तो वहाँ कोई झंडा नहीं दिखेगा। उनकी लड़ाई सीपीआई एमएल से थी, आपको पता ही है, माले से लड़ाई थी, और इस वजह से वो हीरो थे किसानों के, चाहे वो किसी जाति के किसान हो। तो शहाबुद्दीन की पहचान भी एक अलग तरह के बाहुबली की थी। उनसे पंगा लेना कोई मामूली बात नहीं थी। लालू यादव भी पंगा लेंगे ये सोचा नहीं जा सकता था शहाबुद्दीन के खिलाफ। लालू यादव भी शहाबुद्दीन के मर्जी के खिलाफ कोई डिसीजन लेंगे ये कोई सोच नहीं सकता था। तब डीपी ओझा ने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। मुझे याद है कि उनके गांव को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करना है तो सोचिए, उनके हजारों लाखों समर्थक, तो उनको गिरफ्तार करने के लिए आप समझिए कि पूरी तरह से लगा कि युद्ध हो रहा है। पूरे सिवान जिले को चारों तरफ से पुलिस छावनी में उनके गांव को घेर लिया गया। जद्दोजहद चली, घंटों जद्दोजहद चली, तब शहाबुद्दीन गिरफ्तार हो पाए। यानी शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करना भी किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं था। तो वहीं से उनकी पहचान बनी, नहीं तो हमेशा तो संठी रहे वो। जैसा कहा इन्होंने कि एक बार एक जिले का एसपी रहे, उसके बाद हटे तो कभी कांग्रेस की सरकार में उनको पोस्टिंग बढ़िया मिली ही नहीं,
एक्टिंग में रहे हमेशा, होमगार्ड, फायर होता है ना, तो ऐसे पदों पर रहे जहाँ कोई काम ही नहीं हो। तो डीपी ओझा को कौन जानता था, लेकिन जब डीजीपी बने तो फिर से वही अपना रौब दिखाया, वही स्टाइल दिखाया, वही उनका हनक नजर आया और ऐसा एक्शन लिया कि एक पल में पूरे देश में हीरो बन गए थे डीपी ओझा। शहाबुद्दीन तो देश के आप कई आईपीएस अधिकारियों को बहुत नज़दीक से जानते हैं, क्या एक आईपीएस अधिकारी के लिए सब मुमकिन है कि वो मुख्यमंत्री की बात न सुने और मुख्यमंत्री के खिलाफ जाए? डीपी ओझा ने मुख्यमंत्री के मर्जी के खिलाफ ही एक्शन लिया था। लालू जी कभी लेने नहीं देते एक्शन उनको। हाँ, लेकिन डीजीपी तो चाहे तो कुछ भी कर दे, उसके लिए कलेजा होना चाहिए ना। तो कलेजा था उनके पास और सही गलत में फ़र्क करना जानते थे। तो जिस डीजीपी के पास या पुलिस वाले के पास कलेजा हो, जो सही और गलत के बीच का फ़र्क समझता हो, जो अपने फैसले पर अमल करने का मादा रखता हो, उसको कौन रोक लेगा? सीएम कैसे रोक लेंगे? वो तो प्रधानमंत्री को भी एक दरोगा चाहे तो जेल भेज दे, ठीक है ना। तो डीजीपी होता है। तो उन्होंने डीजीपी के रूप में शहाबुद्दीन के खिलाफ जो एक्शन लिया, उससे उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी। तो आज पूरा बिहार मर्माहत है, बहुत शोकाकुल है कि हमारा इतना बहादुर पुलिस ऑफिसर, इतना बहादुर बेटा, इतना बहादुर भाई अब हमारे बीच नहीं है। तो ऐसे गिने चुने पुलिस अधिकारी है ना, इंडिया में तो 10,000 आईपीएस अधिकारी होंगे, किसको कौन जानता है? तो बिहार में भी सैकड़ों अधिकारी हैं आईपीएस, कौन किसको जानता है? डीपी ओझा आज नहीं है, उनकी पर चर्चा हो रही है। इसकी खास वजह यही है कि वो अलग थे। तो हमने समझा श्रीकांत प्रत्युष वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थे, उनसे डीपी ओझा के पूरे कार्यकाल में से जुड़े तमाम बड़े अभियान जो उन्होंने अपराधियों के खिलाफ छेड़े और कैसे मुख्यमंत्री की बात को भी दरकिनार कर जहां कानून और लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था वहां उन्होंने बेबाक निर्णय लिए। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।